नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 270 लेकर के। और आज 15 अप्रैल 2024 और सप्ताह का पहला दिन यानी मंडे, और वैसे लगातार 15वां दिन भी है कहानी रिकॉर्ड करते हुए। ये 15 दिन मेरे बहुत सुकून से बीते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस हासिल कर रहा हूँ, अपने रूटीन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें सफलता भी मिल रही है और धीरे 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 हमारे सम्मानित साथियों को इस कहानी की आदत भी हो रही है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, न मैं बदला न आप लोग बदले। सुधरना कोई नहीं चाहता है, मैं भी नहीं और आप भी नहीं। कल रविवार को किसी मजबूरी में मैंने कहानी 5 बजे से भी पहले भेज दी थी, और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आवाज़ आ रही थी अंदर से कि इस बार थोड़ी सी संख्या ज़्यादा होगी सुनने वालों की। लेकिन नहीं, अब लगभग 29-30 घंटों के बाद जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुनने वालों की संख्या वही 60 के आसपास, 60। तो खैर चलिए, कोई नहीं, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आप भी करिए। मैं लगातार इस कहानी को लाने की मेहनत कर रहा हूँ और आप इसको इग्नोर करने के लिए मेहनत कीजिए। हाँ, लेकिन जो सुनते हैं उनका तो मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सब बातें जो सुनते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए हैं। तो आप लोग अगर प्रतिक्रिया देंगे सुन करके, तो निश्चित रूप से इक्का दुक्का साथी आपकी आवाज़ को सुन करके प्रभावित ज़रूर होंगे। अब बात जब प्रतिक्रियाओं की हो चली है, तो इन 1-2 दिनों में कुछ मैसेजेस सुनने को मिले। भाई शियोजी शर्मा का बड़ा शानदार मैसेज सुनने को मिला। ये हमारा अनुज युवा साथी, और लगभग पिछले 7-8 सालों से तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ शियोजी को। बहुत बहुत धन्यवाद शियोजी भाई आपकी प्रतिक्रिया के लिए। और ख़ुशी इस बात की और ज़्यादा है कि वैसे आमतौर पर आप उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं ग्रुप में, लेकिन आप इस कहानी को ज़रूर सुनते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत खुशी है कि आप कहानी को सुनते हैं, क्योंकि आपने भी इस कहानी में जो बातें आती हैं या जो बातें बताई जाती हैं, उनमें से कई बातों को शायद अपने आसपास की दुनिया में अनुभव किया होगा कि हाँ यार, रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में ऐसा भी कहा गया, वैसा भी कहा गया, ये भी हुआ, वो भी हुआ। तो खैर, इसलिए मुझे और अच्छा लगा। बाकी हमारे संजय मीणा जी की भी प्रतिक्रिया आती है, धन्यवाद। और राकेश भाई, राकेश लोहार, राकेश जी ने पूछा था कि वो लाइक करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो आपका काम तो इतना है राकेश भाई, जब आप सुने तो लाइक पे क्लिक कर दिया करें। लाइक बटन एडेड, ऐसा आपको टॉक बैक बोल के सुना देगा। तो मान के चलिए, और मान लीजिए आपने जब लाइक किया है तो उस समय मान लीजिए कितने बोलूँ, 6 लाइक हो रखे हैं, और फिर आपने लाइक किया, तो उसके बाद जब उस वीडियो को बंद करके जब आप दोबारा ऑन करेंगे तो वो आपको 7 लाइक्स बताएगा, 7 लाइक्स। तो आप समझ जाइएगा कि वो 7वां आप ही का है। तो बाकी अब धीरे धीरे आपको इस कहानी से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ। और हाँ, जयवंती मैडम का भी धन्यवाद, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे करके कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करने का कार्य किया है। तो खैर, आप सब भी मदद करिए प्लीज़, जो जिसको भी याद है आप अपनी प्रतिक्रियाओं में ही बता दीजिए, ताकि कुछ थोड़ा मेरा भी ये जो दिमाग है वो चलने लग जाए। अब आज थोड़ा सा कोल्ड भी है, तो खैर
फिर भी कहानी करते हैं। हाँ, अब ये 15 दिन तो हो गए, लेकिन आने वाले 4 दिन बड़ा मेरे लिए संघर्ष रहेगा कि मैं कहानी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं, कल पता चलेगा। कल अगर कहानी आ गई तो संभवतः आगे भी कर पाऊँगा, और कल नहीं आई तो फिर शायद शुक्रवार या शनिवार को ही फिर कर पाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल, बात चल रही थी जनवरी महीने की 2020 की, और बड़ी सारी घटनाएं उस जनवरी महीने में हुई। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज इस कहानी के अंत में वो जो लुई ब्रेल साहब वाला वीडियो था वो भी आपको देखने को सुनने को मिलेगा। 2 मिनट 41 सेकंड का वीडियो है, झेल लीजिएगा, सुन लीजिएगा जिस तरह से कल सुना आपने। तो धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से। 6 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, जब लुई ब्रेल साहब की प्रतिमा का अनावरण हमने किया था रिकॉर्डिंग क्लब कार्यालय के अंदर। तो जनवरी 2020 में मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माकूपुरा अजमेर में जॉब कर रहा था, और उस समय मेरे प्रिंसिपल थे लेट मिस्टर उमाशंकर जी, स्वर्गीय श्री उमाशंकर जी। स्वर्गीय इसलिए क्योंकि उसके बाद 7 महीने बाद अगस्त में, 12 अगस्त शायद तारीख रही होगी, कोविड में उनको 2020 में ही हार्ट अटैक आ गया था। तो मैं अपनी क्लासें वगैरह ले चुका था सुबह की, और अपने रूम में बैठ करके कुछ पढ़ रहा था। तभी मुझे बुलावा आया कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा, भाई ये कोई सज्जन है जो तुमसे मिलने आए हैं, और ये कहते हैं कि ये तुम्हें जानते नहीं है लेकिन फिर भी मिलने आए हैं। तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और बातचीत में उन सज्जन ने ये बताया कि अभी अखबार में कुछ दिन पहले आपके बारे में आर्टिकल पढ़ा, और पढ़ करके मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे लगा कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए। उनका अपना छोटा मोटा व्यापार था हार्डवेयर्स का। तो अब ये बात सुनकर के हमारे प्रिंसिपल साहब भी थोड़े हैरान रह गए। बोले कि संदीप, क्या करते रहते हो भाई तुम? वो उनको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था एक्चुअली। तो मैंने कहा, सर बस ऐसे ही। तो खैर, फिर मैं बाद में उनको मैंने अपना एक स्टडी रूम बना रखा था, वैसे वो कमरा आज भी मेरे को वहाँ से आए हुए 2021 में मैं आ गया था वहाँ से, तो तकरीबन 3-3.5 साल हो गए, लेकिन वो कमरा मेरे ही नाम से जाना जाता है। तो बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि ये अभी इस तरह का आर्टिकल पढ़ा था, तो अच्छा लगा। और मैंने कहा, हाँ ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे ये सब कार्य करते हैं, और दृष्टिबाधित कैसे हुए। वो सारी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, और फिर मैंने उनको भी सब विस्तार से बताया। उनका नाम था पुनीत शर्मा, और पुनीत शर्मा जी बड़े, मतलब मुझे ऐसा लगा पहली नज़र में, भावुक किस्म के इंसान, और मन में उनके मतलब वैसे कोई आर्थिक रूप से और उस दृष्टि से हम सोचें तो बहुत ज़्यादा वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से वो काफ़ी जुड़ाव महसूस कर रहे थे। अब उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, उसके बाद फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग का कार्य भी देखने की इच्छा जाहिर की। वो रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस भी आए, लगातार मुझसे बातचीत भी करते रहे, और भी मिलने का वक्त मांगते रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, कि कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं तो एक ये बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कितना वक्त हमें देना है। मसलन अब इन इंसान को मैं देखूँ तो उनको बातचीत करने का बड़ा मन हो रहा था, लगातार मिलने का मन कर रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने कार्य प्रभावित कर दें और बातचीत में और मिलने जुलने में लगे रहें, क्योंकि अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि जॉब भी करना है और बाकी सब काम भी करने हैं, फैमिली भी है। तो
मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि धीरे धीरे कुछ एक आध महीने में मैं इस कोशिश में लग गया कि भाई साहब पुनीत जी, जब कुछ अगर कार्यक्रम होगा या अच्छा, उनकी इच्छा ये भी थी कि मैं रिकॉर्ड करूं। तो रिकॉर्डिंग का अनुभव तो इतना मुझे है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है कौन नहीं कर सकता ये पहली नज़र में पता चल जाता है। ये भी आपको पता चलेगा अब धीरे धीरे, क्योंकि अगली जो कहानी शुरू हो रही है वो इसी से जुड़ी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि अभी इसकी आवश्यकता फ़िलहाल हमें नहीं है, ऑलरेडी जो वॉलंटियर्स या जो रीडर्स हमको चाहिए वो मिल चुके हैं। तो मुझे उम्मीद मतलब मुझे ये लगा था शायद वो कुछ रिकॉर्डिंग के कार्य के लिए किसी सामग्री को ख़रीदने में या कुछ आर्थिक मदद या ऑफिस को चलाने में किसी तरह की मदद करने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन उनसे बातचीत के दौरान समझ में आया कि वो जो सोच रहे हैं वो शायद भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा कम सोच पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि भाई एक डिस्टेंस की ओर बढ़ा जाए। और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि व्हाट्सएप पर हाय हेलो बातचीत, मैसेजेस शेयर करना, स्टेटस देखना, ये सब चलता रहा। और जब मैंने जहाँ कहानी रोकी थी इस कहानी को बताने के लिए, तो मैंने कल ही ये तय कर लिया था कि कल उनसे फ़ोन पर बात करूँगा। और लगभग 4 सालों के बाद दोस्तों आज मैंने उनसे बात करी है। और उनकी बातचीत में वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही जोश। अब खैर मेरा प्रयास है कि आरसी उत्सव में उनको इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए, और जो दुनिया वो देखना चाहते हैं उस दुनिया को उन्हें दिखाया जाए। तो ये पुनीत शर्मा जी की कहानी है, जो कि मेरे लिए भी बड़ा एक इत्तेफाक था कि कोई व्यक्ति मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे वर्क प्लेस पर आ जाए, मेरे स्कूल तक आ जाए। और संभवतः ये इस तरह का पहला और आखिरी उदाहरण है अभी तक। तो बाकी कोई और उदाहरण घर पे तो बहुत हैं, मेरे जो गांव है वहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ अजमेर में इस तरह के उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ब्लाइंड स्कूल में याद करना पड़ेगा मुझे कोई उदाहरण अगर रहा हो तो, जब भी मैं ब्लाइंड स्कूल के अंदर रहा। खैर, तो ये कहानी मुझे याद रहती है। और ये रिकॉर्डिंग क्लब का जो कार्य है उसी से जुड़ी हुई कोई खबर थी दरअसल, या तो 4 जनवरी को आई होगी या फिर उससे कुछ टाइम पहले आई होगी, या कोई और चीज़ को लेकर के आई होगी। तो इस वजह से ये बात मुझे बतानी थी। बाकी इसमें मेरा निजी कोई मामला है नहीं दरअसल। तो पुनीत जी की कहानी आपको मैंने बताई। अब होता क्या है, तो सॉरी दोस्तों, होता क्या है कि जहाँ पर हम जॉब करते हैं, नहीं, हाँ देखिए, वो बड़ी एक कहावत है अच्छी सी कि अर्जुन की जो नज़र है वो मछली की आँख पर रहती है, यानी अपने लक्ष्य पर। अब मुझे भी ये इस समय तक आते आते पता चल चुका था कि मुझे क्या करना है और कहाँ किस दिशा की ओर मैं बढ़ रहा हूँ आगे। रिकॉर्डिंग क्लब को लेकर के, रिकॉर्डिंग के कार्य को लेकर के जो जुनून था, जो जोश था, जो जज्बा था, वो अब बहुत गंभीर हो चला था। और ऐसे में वही मैंने कुछ दिन पहले जो कहा था कि एक रीडर, अच्छा रीडर मिल जाए, बस यही प्रयास तो मैं जहाँ भी देखता था, जिसको भी देखता था, तो इसी कोशिश में लगा रहता था कि यार कोई ढंग का कोई बढ़िया रीडर मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा साइटेड लोगों से और ख़ासकर स्टूडेंट्स से बात करना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। एकदम से आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप अगर सीनियर भी हैं। तो ऐसे में स्कूल की, यानी जहाँ मैं था, मेरे जॉब के स्थान की एक राजनीति ने कैसे मुझे एक रीडर की तलाश पूरी करने का अवसर दे दिया। वहाँ की अपनी अंदरूनी राजनीति ने, और वो भी बहुत ही शानदार
अवसर था। लेकिन हालांकि वो एक बात अलग है कि अब आगे उसके कुछ और परिणाम निकले, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक शानदार रीडर तकरीबन 1-1.5 साल तक रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बना रहा। तो वो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा कि वहाँ की जो जिस जगह मैं जॉब कर रहा था वहाँ की राजनीति ने कैसे मुझे एक मौका दे दिया, वो पूरी राजनीति क्या थी और उस रीडर का क्या योगदान रहा उस कोरोना काल में, वो भी आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा भी। तो चलिए, अब ये सारी बातें तो हो गई, अब आज की बात कर लेते हैं। 15 अप्रैल आज है दोस्तों। डायबिटीज़ यानी शुगर यानी मधुमेह का नाम तो मुझे लगता है शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा, यानी सब ने सुना होगा। मधुमेह जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन की ज़रूरत होती है और कभी कभी ये इंसुलिन दिन में 2 बार, 4 बार, 3 बार अलग अलग लिया जाता है। पेट पर छोटी सी सुई के माध्यम से उसको लिया जाता है। पहली बार 15 अप्रैल 1923 में इस इंसुलिन का प्रयोग प्रारंभ हुआ था दोस्तों। हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, पहाड़ी राज्य हिमाचल। आज ही के दिन हिमाचल राज्य का गठन हुआ था और कहीं ना कहीं मेरा भी इस राज्य से गहरा संबंध है। हमारी जो धर्मपत्नी हैं उनके पूर्वज हिमाचल से ही रहे हैं। इनफैक्ट उनकी माताजी भी हिमाचल से, यानी मेरी मदर इन लॉ भी हिमाचल से ही रही हैं। तो इसलिए ये भी एक अच्छी बात है। तो हिमाचल हो गया। और हाँ, गाना सुना होगा आप सबने कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ये गीत सुना होगा, पुराना गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब का। इस गीत की रचना की थी हसरत जयपुरी जी ने और हसरत जयपुरी जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, मेरे ख्याल से 1913 में या 1915 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ऐसे ही बहुत सारे गीत, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, इनकी एक अपनी ही जोड़ी हुआ करती थी। चश्मे बद्दूर वाला भी गाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बद्दूर, वो भी इन्होंने ही लिखा था। और सुन साहिबा सुन, बहुत ही फेमस गीत, कौन सी फिल्म थी ये, राज कपूर साहब ने बनाई थी ना, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। मतलब रिकॉर्डिंग क्लब ने आप सबको चुन लिया, आप भी रिकॉर्डिंग क्लब को चुन लीजिए सुनने के मामले में। सुन साहिबा सुन, हाँ, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को सुन। तो चलिए, आज इन्हीं सब बातों के साथ कहानी के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। और वो अंत में अभी इसके तुरंत बाद, मेरी आवाज़ के तुरंत बाद, वो वीडियो 2 मिनट 41 सेकंड का ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद में विदा लीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा। और आज 15 अप्रैल है, आरसी उत्सव के लिए 2 दिन और बाकी हैं। धन्यवाद। तो संदीप भाई, आज पुण्यतिथि पे लुई ब्रेल दिवस पर इसका अनावरण किया जा रहा है चिट्ठी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। ऊपर थोड़ा सा अटका हुआ। ये या सर, वेरी गुड। दो शब्द भी बोलिए, लुइस ब्रेल जनवरी। सर बोलेंगे, बोला उनको रिकॉर्ड, वीडियो में रिकॉर्ड। सर हाँ बोलिए, तस्वीर के साथ बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, आज लुई ब्रेल साहब की पुण्यतिथि है और इनके बारे में हम इतना सा कहना चाहेंगे कि आप 2 चीजें आपने बेमिसाल की हैं। एक तो आवश्यकता, जैसे कहते हैं ना, आविष्कार की जननी है, तो आपने ब्रेल लैंग्वेज का ही इंसेप्शन नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में ये भी दिखाया कि एक कैसे गरीब बच्चा, मतलब एक जो घुड़सवारी सेटल बनाने वाला बच्चा कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, इनोवेटिव करता है और पूरी दुनिया को एक नई तकनीक देके जाता है, पूरी दुनिया के नेत्रहीन लोगों को रास्ता बताता है। वो हमें इनकी जिंदगी से मिलता है
और इसीलिए आज रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यालय में इनके चित्र का अनावरण किया गया और हमारे कार्यालय में किसी और चित्र से ज्यादा इनका चित्र होना महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही पूरी दुनिया भर के नेत्रहीन लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे बीच में श्याम जी और संदीप भाई भी, संदीप भाई भी कुछ कहना चाहेंगे। संदीप भाई जी नमस्कार सभी साथियों को। बस मैं तो ये कहूंगा कि लुई साहब हमारे युग पुरुष, हमारे मसीहा, और आज तकनीक भले ही कहाँ भी हो, किसी भी रूप में हो, कितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन ब्रेल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और ब्रेल है तो सब कुछ है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अपने एक हाथ में कलम जिससे हम ब्रेल लिखते हैं और एक हाथ में कीबोर्ड जिससे हम कंप्यूटर चलाते हैं रखता हूँ। धन्यवाद। शांति सर, क्यों? और हमारी भारत सरकार ने इनके ऊपर 2009 में डाक टिकट भी जारी किया और हमने बहुत साल लगा दिए इनको एक्नॉलेज करने में, लेकिन अंत आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। तो ना केवल हमने इनको एक्नॉलेज किया, और आज रिकॉर्डिंग क्लब ने भी इनको एक्नॉलेज किया इनके कंट्रीब्यूशन को, और इसीलिए इनका एक छायाचित्र, एक खूबसूरत सा छायाचित्र हमारे कार्यालय में इसका आज अनावरण किया गया है। और आज के इस इनके पुण्यतिथि के दिवस पर इस शुभ कार्य को संदीप भाई, श्याम जी, नीतू मैडम और कैमरे के पीछे हमारे साथी नहीं मैं सभी को फिर से नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।